हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी ईथर को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि प्रीवियस वीडियो में ईथर का सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। मीन्स क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, ईथर किसे कहते हैं, नेमिंग, बोथ कॉमन एंड आईयूपैक, ये सब आपको मिल जाएगा लेक्चर 1, 2, 3 तक। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1, 2, 3 तक जाकर देखिए। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी हम लोग ईथर बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्लियर, रेडी। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। इन हिंदी इसको क्या बोलते हैं, ईथर बनाने की विधि। ठीक है, ईथर बनाएंगे तो बनाने वाला मेथड को सबसे पहले समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक केमिकल को रिएक्शन के द्वारा ईथर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन लैब में उसको प्रैक्टिकल करके दिखा जाता है। इन थ्योरी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR। और अगर एरोमेटिक की एरोमेटिक का बात करें तो कम से कम एक अल्काइल में रिंग होगा, यानी रिंग के साथ OR या दोनों तरफ रिंग हो सकता है। तो हमको बनाना है इस तरह का ईथर, इसको बोलते हैं एलिफैटिक ईथर, जिसमें दोनों तरफ ओपन चैन हो, और इसको बोलते हैं एरोमेटिक ईथर, जिसमें एटलीस्ट एक तरफ रिंग हो। ठीक है, तो इन सब को बनाएंगे। तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर हम एलिफैटिक बनाएंगे तो इससे मिलता जुलता ही कंपाउंड यूज करेंगे। ठीक है, और एरोमेटिक बनाएंगे तो इन सब से मिलता जुलता, यानी उसमें कम से कम एक वलय जरूर होगा। तो सबसे फर्स्ट जो मेथड हम लोग यूज करेंगे वो बड़ा फेमस है, और वो हम प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ाए थे। उसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। तो अच्छा, एक और चीज़, इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें हम लोग डिफरेंट केमिकल से ईथर बनाते हैं। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं, बहुत आसान है। इन दिस प्रोसेस वी फॉर्म्ड ईथर्स आइदर, इसको एलिफैटिक बोलते हैं, एलिफैटिक ईथर्स, और एरोमेटिक ईथर्स फ्रॉम दी अदर chemical substance by heating or the chemical process। ठीक है, यानी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में दूसरे केमिकल सब्सटेंस को गर्म करके या किसी भी केमिकल प्रोसेस द्वारा ईथर बनाते हैं। ईथर में कोई भी बना सकते हैं, आइदर एलिफैटिक जिसको ROR कहते हैं, या फिर एरोमेटिक। ठीक है, आप इसको इन हिंदी में बहुत आसानी से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई, इस प्रक्रिया में, ठीक है, भिन्न भिन्न रसायनों द्वारा गर्म करने पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ईथर, ठीक है, सम्मित या विसम्मित, सम्मित बोलते हैं इसको,
और विसम्मित बोल सकते हैं आप इसको, या फिर इसको एलिफैटिक भी बोल सकते हैं, एलिफैटिक या एरोमैटिक ईथर बनाते हैं। तो एक सिंपल प्रोसेस है, हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं। हम इसको बोल सकते हैं सिंपल ईथर, मिक्स ईथर भी बोल सकते हैं। सिंपल का क्या डेफिनेशन बताए थे कि दोनों तरफ कार्बन का चैन या कार्बन का नंबर सिमिलर हो, उसको बोलते हैं क्या, सिमेट्रिकल। और सम्मित, अनसिमेट्रिकल में मतलब होता है दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन का चैन हो, डिफरेंट कार्बन का नंबर हो, तो इसको हम लोग एलिफैटिक एरोमेटिक भी बोल सकते हैं, या दूसरे टर्म एंड कंडीशन से सम्मित और विसम्मित भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के हम लोग ईथर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसमें से एक एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि एक हैलो एल्केन लेते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड X, इसको हम लोग बोलते हैं हैलो एल्केन, ठीक है। इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम एलॉक्साइड से, हिट कराते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एलॉक्साइड, RONA, ठीक है। दोनों तरफ हल्का सिमिलर दिखाई दे रहा है तो हम किसी को डैश भी कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, बना रहे ईथर। ईथर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज किए, हैलो एल्केन, किसी भी केमिकल को ले लेंगे और उसको हम रिएक्ट करा के ईथर बनाएंगे। कोशिश करना है कि हमारा जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो फॉर्मूला के इर्द गिर्द होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन बनेगा कैसे, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या बताए थे कि आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, R-ONA में हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ सोडियम मॉलिक्यूल्स है और सोडियम होता है पॉजिटिव, तो ये जब यहाँ से रिलीज होगा तो ये ऑक्सीजन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे कर जाएगा, जिससे ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज और सोडियम पे अपेयर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम सब जानते हैं कि सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, मेटल है, तो ये RO पर निगेटिव चार्ज देकर जाएगा। यानी ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या बन गया ये, न्यूक्लियोफाइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक रागी। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आपका है R बॉन्ड X पर ये RO यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। आपको हम बता चुके हैं सिमिलर चार्ज को रिप्लेस करता है और अपोजिट चार्ज के साथ अटैच हो जाता है। यानी माइनस वाला माइनस को हटाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ अटैच हो जाएगा। और आपको पता है कि हैलो एल्केन में हाइड्रोजन जो होता है काफ़ी निगेटिव होता है, वो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना के जाएगा, कार्बन कटायन बना के जाएगा। यानी हमारा फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ROR', क्योंकि ये ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा और X को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम ये क्लियर समझ गए कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है नाभिक रागी, ये हैलो एल्केन के कार्बन पर अटैक करेगा और अटैक करके क्या रिप्लेस करेगा, ROR' बनाएगा और X को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो देखो तो हम इसको कम्प्लीटली क्या लिख सकते हैं, मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या लिखे हम, हमारा बना ROR' बन गया, ठीक है। और ये जो सोडियम हाइलाइड है ये रिमूव हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस NaX, या देखो तो एरो पे लिख सकते हैं NaX। प्रोडक्ट में कोई भी सबस्टांस को यहाँ माइनस में लिखा जा सकता है और रिएक्टेंट वाले सबस्टांस को यहाँ पर प्लस में लिखा जा सकता है। दिस इज़ योर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन और ये रहा उसका मैकेनिज्म। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से इसको समझ लेते हैं। क्या लिखे है भाई कि ये आपका टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधि। यानी हम लोग ईथर बनाएंगे। ईथर कैसे बनाएंगे भाई, तो इस प्रक्रिया में भिन्न भिन्न प्रकार के रसायन को क्या करेंगे, गर्म करके या रिएक्शन द्वारा क्या बनाने की कोशिश करेंगे, ईथर। तो हम एक लिए हैलो एल्केन, उसको रिएक्ट कराएं सोडियम एलॉक्साइड से, सोडियम एलॉक्साइड से रिएक्शन कराएं तो ये जो है एक नाभिक रागी सबस्टांस बनाएगा NRO' मीन्स R'O निगेटिव, इसको बोलते हैं नाभिक रागी, न्यूक्लियोफिलिक। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, इस हैलो एल्केन के कार्बन पे। ये जो RO है हैलो एल्केन के कार्बन पर अटैक करेगा और अटैक करके रिप्लेस करेगा X को, बनाएगा ROR',
और ये जो Na है इस हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, NaX। दिस इज योर ईथर, बन गया हमारा ईथर। एक चीज़ और, अगर हम इसमें कार्बन का नंबर सेम रखते हैं, इस प्रोसेस में कार्बन का नंबर यहाँ भी सेम रखते हैं, यहाँ भी सेम रखते हैं, तो जो हमारा ईथर बनेगा उसमें दोनों तरफ कार्बन सिमिलर होगा, और जब दोनों तरफ कार्बन सिमिलर होता है तो उसको बोलते हैं सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कार्बन का नंबर डिफरेंट पुट कर देते हैं, चूँकि ये मेन फार्मूला है, डिफरेंट पुट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट कार्बन का नंबर होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। यानी इस प्रोसेस से आप दोनों ईथर बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी अनसिमेट्रिकल भी। दोनों तरफ अगर आप ओपन चैन पुट करते हैं तो जो ईथर बनेगा वो बनेगा एलिफैटिक, क्योंकि ईथर में अगर दोनों तरफ कार्बन का ओपन चैन है तो उसको बोलते हैं एलिफैटिक। आप अगर दोनों में से एक के पास रिंग पुट कर देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। तो आप इस मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस मेथड से आप सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, एलिफैटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर सब कुछ बना सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस मेथड का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम विलियमसन सिंथेसिस है। अभी जस्ट हम इसके बाद इसका डिस्कशन करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विक जल्दी से। अभी जो हम मेथड बताए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड था, उसमें हम लोग ईथर फॉर्म किए थे, लेकिन उस मेथड का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। यानी जो रिएक्शन अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े थे उसका नाम क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इतना पॉपुलर है कि कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि पिक द मेथड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ऑप्शन में बहुत सारे साइंटिफिक नेम होंगे, उसमें से आपको पिक करना होगा विलियमसन सिंथेसिस। ये मेथड लैब में, इंडस्ट्री में यूज होता है ईथर के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसका आप लोग जो रिएक्शन देखे थे उसको थ्योरी में लिखेंगे और उसके रिएक्शन पे बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना और आसान भी है। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या हम लोग किए थे भाई, यही रिएक्ट कराए थे ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग क्या किए थे इसमें, हम लोग रिएक्ट कराए थे हैलो एल्केन को। ठीक है, हैलो एल्केन को किससे रिएक्ट कराए थे, सोडियम एलॉक्साइड से, RONA से रिएक्ट कराए थे। तो क्या देखे थे कि यहाँ पर जो निगेटिव ग्रुप है RO निगेटिव, ये प्लस है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिल। ये क्या किया था, हैलो एल्केन के कार्बन पर अटैक किया था और यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक कंपाउंड फॉर्म किया था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaX। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ईथर। ये कौन है भाई, RO, तो ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, जिसको बोलते हैं NU माइनस से डिनोट करते हैं, नाभिक रागी। और आक्रमण को क्या लिख सकते हैं, अटैक। तो NU जो है वो अटैक किया किस पर, कार्बन पर, और रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, बन गया हमारा ROR-। दिस इज कॉल्ड ईथर। इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी बना चुके हैं। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। बहुत आसान मेथड है। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, इन दिस प्रोसेस, जैसे जैसे रिएक्शन उसी को थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे। हैलो एल्केन, हैलो एल्केन्स रिएक्ट विथ सोडियम एलॉक्साइड, सोडियम एलॉक्साइड, हैलो एल्केन रिएक्ट विथ सोडियम एलॉक्साइड on heating to form। ठीक है, टू फॉर्म हालांकि ये है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम दूसरे ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर रहा है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। लेकिन कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो टू फॉर्म क्या लिखोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ईथर्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बना रहा है, ईथर। और दिस इज कॉल्ड तो ये कभी कभी थ्योरी में ही पूछ देता है, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, तो आपको ऐसा लिखना होगा।
ठीक है, ये रहा उसका क्या रिएक्शन, इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। हिंदी में क्या लिख सकते हैं भाई, इस प्रक्रिया में, है ना, किसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग, हैलो एल्केन को, हैलो एल्केन को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम एलॉक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तब यह न्यूक्लियोफिलिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापी उत्पाद क्या बनाता है, ईथर बनाता है। इसे टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख लोगे, इसे क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस का हिंदी होता है संश्लेषण विधि कहते हैं। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो इसका डेफिनेशन आपको प्राइवेट पब्लिकेशन बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी अंडरस्टूड करके अपने लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, इज दैट क्लियर। ठीक है, इस मेथड से हम क्या बताए थे, कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इस मेथड से अगर हम बताए थे कि अगर हम यहाँ पर, सॉरी आर डैश छूट गया था, आर डैश यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों को डिफरेंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कार्बन का नंबर सेम पुट करेंगे तो हम इससे सिमेट्रिकल ईथर, और अगर कार्बन का नंबर डिफरेंट पुट करेंगे तो अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज यूजफुल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ symmetrical ethers and unsymmetrical ethers। ठीक है, अब इसे दोनों बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसान है, आप देखिएगा। ठीक है, कैसे इसको शॉर्ट टर्म में लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ यूज करते हैं सपोज दैट C2H5Cl, C2H5Cl, दैट मीन्स इसको हो जाएगा क्लोरोइथेन। चलो डायरेक्ट बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, एरो देकर, क्लियर। और यहाँ पर हम यूज कर ले रहे हैं C2H5ONa प्लस। ठीक है, ये हो गया माइनस, क्या होगा भाई, C2H5O जो है क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5O C2H5, और बाहर क्या निकल जाएगा, Na। अगर हम यहाँ Cl यूज किए हैं तो यहाँ आ जाएगा NaCl। ठीक है, अब यहाँ देखिए, C2H5 यूज किए तो C2H5O रिप्लेस किया क्लोरीन को, बना C2H5O C2H5। ईथर के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है, कार्बन का चैन सेम है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। और अगर दोनों तरफ सेम हो तो इसको हम लोग ऑलरेडी कह सकते हैं सिंपल ईथर। सिंपल ईथर दैट मीन्स सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, और अगर हम यहाँ यूज करते CH3 तो यहाँ पर क्या बनता हमारा, C2H5O CH3 बनता, जिसको हम लोग क्या बोल सकते थे, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो दोनों बना सकता है। ठीक है, अब एक और बात करें, दोनों तरफ कार्बन का चैन ओपन है, तो अगर कार्बन का चैन ओपन है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एलिफैटिक ईथर। अगर हम यहाँ यूज कर लेते हैं रिंग, या यहाँ पर रिंग, एटलीस्ट वन कोई एक रिंग यूज कर लेते हैं तो एक तरफ बन जाता है आपका रिंग। अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक ईथर। ठीक है, तो अभी इसको मिटाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट क्विक ले लीजिए, जल्दी से प्रैक्टिस बहुत सारा करवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो स्टूडेंट, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारा। हम आपको बताए थे कि इससे बहुत सारे आप ईथर फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, तो हम उसमें से कुछ कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये देखो, तो अगर हम हैलो एल्केन, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है यही है ना, मेन कॉन्सेप्ट, R बॉन्ड X रिएक्ट विथ RONA
ये प्लस है और ये माइनस है। ऑन हिटिंग RO रिप्लेस दी हाइड्रोजन एटम एंड गिव ROR डैश देन NaX। तो ये है हमारा ईथर। यही है ना इसका मेन कॉन्सेप्ट कि भाई RO क्या करता है, X को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो हम इस पर अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखो तो बहुत आसान है। अगर हम यहाँ यूज किए थे CH3CH2 और यहाँ यूज कर लेते हैं एक Cl, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किए थे, और यहाँ यूज कर लेते हैं 1 कार्बन CH3ONA, ये प्लस और ये माइनस। आप प्लस माइनस नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखना ये प्लस है और ये माइनस है। तो क्या बनेगा, ये जो CH3O है क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2 को ऐसे लिख सकते हैं C2H5O लिख सकते हैं ना, C2H5 और ये O क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, बाहर क्या निकल जाएगा NaCl, जो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं या यहाँ पर प्लस करके भी लिख सकते हैं। पहचानो इसको कौन है, ये देखो मिथाइल इथाइल ईथर, या अल्फ़ाबेटिकल की बात करें तो ये हो गया आपका इथाइल मिथाइल ईथर, है ना, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अनसिमेट्रिकल। ये किस में आ जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर, असमित ईथर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं C2H5Cl, अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोईथेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सबका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम हो जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड। देखो तो C2H5OCl यूज किए, और यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूज कर लेते हैं, एक ब्रांच चैन यूज कर लेते हैं इस तरह से, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये यूज कर लेते हैं। तो उससे बिल्कुल डरना नहीं है। क्या होगा भाई कि ये पूरा का पूरा सोडियम जो है, सोडियम रिप्लेस होगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज देके जाएगा, और ये पूरा का पूरा टर्म को यहाँ पर अटैच कर देना है। मीन्स हमारा हो जाएगा C2H5O, और इसको पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा CH3 और बाहर क्या निकल जाएगा NaCl। ठीक है, ध्यान दो, C2H5Cl को हम इसके साथ यूज़ किए, तो ये भी अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि इधर कार्बन का चैन डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है। ठीक है, इसको अनसिमेट्रिकल कह सकते हैं, एलिफैटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन का ओपन चैन है। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं। इसका नेमिंग तो है क्लोरोईथेन। ठीक है, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ध्यान दो, आप इसको लिख सकते हो, ये टर्शियरी के फॉर्म में है, क्योंकि कार्बन जो है अपने टेट्रा वैलेंसी के 3 तरफ कार्बन से अटैच है, तो टर्शियरी के फॉर्म में है, और एक तरफ तो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको लिख सकते हैं टर्शियरी, शॉर्ट में टर्ट लिखते हैं, तृतीयक बोलते हैं हिंदी में, टर्शियरी। ये हो जाएगा आपका क्या, सॉरी वेट, पहले सोडियम को पहले लिख देते हैं, सोडियम टर्शियरी, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। जैसे ये मिथॉक्साइड था 4 कार्बन, तो ब्यूटॉक्साइड होगा, और टर्शियरी के फॉर्म में तो सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, या अल्फ़ाबेटिकल की बात करें तो इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेमिंग हो गया। ठीक है, IUPAC में आप क्या करोगे, 1 2 3 इसको पेरेंट चैन सेलेक्ट करोगे, और ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC में क्या हो जाएगा, ये 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ये तो खैर IUPAC नेम है और ये कॉमन नेम है। हम दोनों रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इसी को क्वेश्चन में पूछ देगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कन्वर्सेशन में पूछेगा, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोईथेन रिएक्ट विद सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, व्हाट हैपन। ठीक है, क्या बनेगा, तो आपको रिएक्शन बनाना होगा, इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, या फिर पूछ देगा राइट द मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर।
या आईपैक नेम बोल सकता है 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। आपको उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का एक इक्वेशन देना होगा। आप ऐसे बनाकर इसको लैंग्वेज में तो लिख ही लोगे, नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, वेन क्लोरोइथेन रिएक्ट विथ सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इट गिव दिस। जब क्लोरोइथेन सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड से अभिक्रिया करता है गर्म करने पर, तो यह क्या बनाता है, आपका इथाइल तृतीयक ब्यूटाइल ईथर बनाता है ना आसान। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। एक और चीज़ ध्यान दीजिए, ये किस तरह की कैटेगरी में आएगा, ये आएगा अनसिमेट्रिकल में आ सकता है, एलिफैटिक में आ सकता है। एलिफैटिक का कंडीशन है कि दोनों तरफ ओपन चैन होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल का कंडीशन है कि दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन का चैन होना चाहिए। अगर ओपन है, सेम कार्बन का चैन है, तो उसको बोलेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। देखो तो सेम हम यहाँ यूज कर रहे हैं C2H5Cl। ठीक है, इस बार हम रिएक्शन को एरो पर ही लेके चलते हैं। देखो तो इसके जगह पर हम यूज कर सकते हैं C6H5ONa, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं इससे। C6H5ONa को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो इस तरह से लिख देते हैं, एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो देखो तो C6H5 को हम रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ONa, ये प्लस और ये माइनस, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसको हिट किए हम किसके साथ भाई, वही क्लोरोइथेन के साथ। इस बार क्या होगा, ये सोडियम, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट वही है। ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ से लीव होगा, निगेटिव चार्ज पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा और हमारा बन जाएगा। देखो तो इसको ऐसे लिख दे अच्छे से, इस तरह से, और प्लस, आप यहाँ पर प्लस लिख सकते हो, NaCl लिख सकते हो ना। ये देखो C6H5O जो है जाकर कार्बन से अटैच हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5O, ये रिंग, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, इथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम इसको क्या बोल सकते हो, इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। विलियम सिंथेसिस का ये सब सारा कॉन्सेप्ट था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करना है। एक और चीज़, ये किस में आ गया, एरोमेटिक में आ गया, ठीक है। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ चेंज करोगे और इससे प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट का नेमिंग करोगे, आपका कन्वर्सेशन IUPAC एवरीथिंग क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक जो प्रोसेस पढ़ रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसी की तरह एक सेकंड प्रोसेस है, हम लोग इस प्रोसेस से भी ईथर बनाएंगे। हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ईथर, तो उसके लिए एक न्यू टॉपिक है बाय द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एसिड के प्रेजेंटेशन में एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारा ईथर बनता है, ठीक है। इन हिंदी इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल की अम्लीय निर्जलीकरण अभिक्रिया द्वारा हम लोग ईथर बनाएंगे। लेकिन याद रखिए, एल्कोहल और ईथर में एक रिलेशन है कि एल्कोहल ईथर का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, यानी दोनों का फंक्शनल ग्रुप में काफ़ी सिमिलरिटी है, दोनों एक दूसरे से मिलता है। तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर तो उसको हम लोग डिफाइन कर ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। R बॉन्ड O बॉन्ड H यानी ROH। दूसरी चीज़, इसमें कोई और सबस्टांस का जिक्र नहीं है, यानी एल्कोहल ही क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो अगर हम एल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल्स लें, 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया, चलो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 पुट कर देते हैं, C2H5OH का कितना मॉलिक्यूल्स हम लिए, 2 मॉलिक्यूल्स, और इसको सीधे डिहाइड्रेट कर देंगे। डिहाइड्रेट करेंगे किसके प्रेजेंटेशन में, कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है वाटर सॉल्यूशन है, लेकिन वाटर का अमाउंट कम है इसमें, ठीक है। अब देखो, ये जब कंसनट्रेट में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत आसान है। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है। तो हमारा टॉपिक ही है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स रिमूव होना। तो थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन हम C2H5 की जगह CH3 कुछ भी यूज कर सकते हैं।
तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है सॉरी रिएक्टेंट है ये है C2H5 C2H5OH। इज़ दैट क्लियर? और एक और मॉलिक्यूल्स है हमारे पास C2H5OH। ये दो मॉलिक्यूल्स इसलिए दो बार इसको लिख दिए, ठीक है। अब जब आप इसको हिट करते हो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले एक्टिव होता है। हम आपको क्या बताए थे, क्यों कहा जाता है इसको फंक्शनल ग्रुप? क्योंकि ये एक्टिव मेंबर है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, सारा इसी के इर्द गिर्द मूव करेगा। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर रिमूव होना। तो वाटर के लिए क्या चाहिए? वाटर के लिए आपको चाहिए H2O, और आप अच्छी तरह जानते हो H2O मीन्स कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है, H प्लस और OH माइनस। तो देखो, तो अगर हम एक का OH और एक का H को रिमूव कर दें, इसका भी OH और इसका भी H कर सकते हैं, एक का OH और एक का H रिमूव कर दें तो हमारे पास यहाँ से ये रिमूव होगा। सबको पता है OH कौन सा ग्रुप होता है, निगेटिव, तो ये इस कार्बन पर पॉजिटिव बनाकर जाएगा, यानी आपके पास हो जाएगा एक C2H5 के कार्बन पर पॉजिटिव, और यहाँ से ये रिलीज हो गया OH माइनस। ये जो है H जो है इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज बना के जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो हमारे पास एक ग्रुप होगा C2H5O निगेटिव और H हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो, तो ये पूरा का पूरा टर्म अगर इससे अटैच हो जाएगा तो हमारे पास एक फॉर्म हो गया C2H5O C2H5, और रिलीज क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलेगा तो क्या रिलीज हो जाएगा, H2O। H2O रिलीज होने के कारण इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण अभिक्रिया, है ना आसान। यानी जब भी हम एल्कोहल के टू मॉलिक्यूल्स को, वन मॉलिक्यूल से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, एटलीस्ट टू मॉलिक्यूल्स को कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंटेशन में रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करेगा लाइक दिस, और बनाएगा हमारे सामने C2H5O C2H5। या यहाँ पे अगर हम CH3 यूज करें तो CH3OCH3, जिसको हम लोग जानते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर, ऑल्सो नोन एज इथॉक्सी इथेन। IUPAC में इसको क्या बोलते हैं, इथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से हम लोग ईथर बनाए। अब इस मेथड में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पे नज़र डालते हैं। जितना भी हम एल्कोहल का मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे उसका डबल बनेगा, मतलब कि C2H5 यूज़ करेंगे तो यहाँ C2H5O C2H5, अगर यहाँ CH3 यूज किए तो यहाँ CH3O CH3, अगर यहाँ पर हम रिंग यूज करेंगे तो रिंग ओ रिंग, मतलब दोनों तरफ कार्बन का जो चैन है वो सेम रहेगा। गुड, यानी इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर फॉर्म कर सकते हैं। मिक्स्ड ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड बाय द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आप नहीं बना सकते इस मेथड से। आप मिश्रित ईथर और जो भी आपका है असमित ईथर उसको आप नहीं बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं, सिंपल ईथर। ये किस में आ जाएगा, सिंपल में आ जाएगा, सिंपल ईथर में आ जाएगा, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, सिंपल ईथर में आ जाएगा। थोड़ा सा इधर आ गया, सिंपल ईथर में। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, डेफिनेशन बहुत आसान है, लिखेंगे इन दी presence of concentrated H2SO4 या फिर HCl भी आप ले सकते हैं, टू molecules of alcohols dehydrated to give symmetrical ethers, to give what, symmetrical ethers। वेट, यानी इस मेथड से सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। इन हिंदी वी कैन राइट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल के दो अणु, एल्कोहल के दो अणु निर्जलीकृत होकर सम्मित
ईथर का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक और चीज़, इस प्रोसेस का एक और नाम है, बड़ा फेमस है, जो पूछ देता है कभी कभी, इस प्रक्रिया को कंटिन्यूअस, ठीक है, एथरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे सतत ईथरीकरण अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट इज कंटिन्यूअस एथरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर, ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस एथरीफिकेशन रिएक्शन। आप ऐड कर लोगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बहुत आसानी से ऐड कर लोगे, ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस एथरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ये रहा रिएक्शन और ये रहा उसका मैकेनिज्म। हम बार बार स्टूडेंट को बता रहे हैं कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर सकते हो, इस प्रोसेस द्वारा केवल और केवल बन सकता है सिंपल ईथर। ठीक है, तो आई होप आपको आसानी समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विक जल्दी से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का थर्ड टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग ईथर बनाएंगे। ईथर बनाएंगे किससे? ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। बहुत ही फेमस है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला, जिसमें ये है कार्बन का चैन और मैग्नीशियम हाइलाइट। ठीक है, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें मैग्नीशियम पर पॉजिटिव होता है और इस कार्बन पर नेगेटिव होता है। इतना नज़र रखोगे तो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन फटाफट बन जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक और आपको याद रखना है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं अल्फ़ा हेलो ईथर्स का यूज़ करते हैं। यानी ऑलरेडी पार्शियल ईथर होता है हमारे पास और पार्शियल ईथर को कंप्लीट ईथर में कन्वर्ट करते हैं, अल्फ़ा हेलो ईथर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन समझना होगा अल्फ़ा हेलो ईथर्स क्या होता है। तो ईथर्स का फॉर्मूला होता है ROR। अगर हम इसमें कार्बन का नंबर पुट करें, चलो एक तरफ 2 पुट कर देते हैं, CH3 CH2O CH3। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये तो ईथर हो गया। खास बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फ़ा, और इस कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा। इधर वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। फिर आएगा तो बीटा, गामा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस अल्फ़ा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर अटैच होना चाहिए। अगर हम यहाँ 2 करके एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फ़ा हेलो ईथर्स। ठीक है, अल्फ़ा हेलो ईथर्स बहुत आसान है। फंक्शनल ग्रुप के फर्स्ट कार्बन को अल्फ़ा बोलते हैं, सेकंड कार्बन को बीटा बोलते हैं, और थर्ड कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? गामा। फर्स्ट कार्बन पर अगर हाइड्रोजन अटैच हो, राइट या लेफ्ट मैटर नहीं करता, हाइड्रोजन अटैच हो उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा हेलो ईथर्स। अगर इस कार्बन पर अटैच होता तो उसको बोलते हैं बीटा हेलो ईथर्स, तीसरे पर होता तो गामा हेलो ईथर्स। यानी अल्फ़ा हेलो ईथर्स का यूज करेंगे और उसको रिएक्ट किससे कराएंगे? ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। जो ऑलरेडी पार्शियल ईथर है उसको कंप्लीट ईथर में कन्वर्ट करना है। तो इंपॉर्टेंट मेथड ये नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो हम आपको इसको बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसमें था विलियमसन सिंथेसिस जो आप पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो आप पढ़ चुके हैं, तो उन दोनों को अच्छे से एकदम बारीकी से स्टडी करना है, इसको भी स्टडी करना है। ठीक है, तो क्या करना है भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ईथर क्या बताए थे? अल्फ़ा हेलो ईथर्स आप यूज़ करोगे। यानी देखो तो अगर हम यहाँ ऐसे लिख दे तो CH3O CH2 और यहाँ पर कर दे एक क्लोरीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरो मिथाइल, नहीं, आप इसको बोल सकते हो मिथॉक्सी क्लोरोमीथेन। क्यों ऐसा बोलोगे? क्योंकि देखो बताए थे हम, क्या बताए थे IUPAC में, कि अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो तो उस कार्बन को PC में सेलेक्ट करते हैं जिससे दोनों तरफ अटैच हो, तो इसको PC बनाएंगे। इसको PC बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये मिथॉक्सी क्लोरोमीथेन। इसका पार्टिकुलरली नाम हो जाएगा मिथॉक्सी क्लोरोमीथेन, जिसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा हेलो ईथर्स। अल्फ़ा हेलो ईथर्स एक कैटेगरी है जिसमें मोस्टली कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो, अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो। क्योंकि हमको एक ही यूज करना है तो क्या ज़रूरत है बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने का।
इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा। इधर से ये भी कार्बन हो जाएगा अल्फ़ा। ज़्यादा खिचड़ी पक गया, माइंड में रखना है कि इसको अल्फ़ा बोलते हैं, सेकंड वाले को बीटा बोलते हैं, थर्ड वाले को गामा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको रिएक्ट हम लोग कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। इस पर भी हम नंबर ऑफ कार्बन एक पुट कर देते हैं, तो CH3Mg, और X के जगह पर आप Cl ले लो या फिर I ले लो, चलो Cl ले लेते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। यहाँ पर हो जाएगा आपका मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हम क्या किए, इसको हिट कर दिए। ठीक है, बहुत आसान है। हम आपको क्या बताए थे कि ये होता है माइनस और ये पूरा का पूरा टर्म होता है प्लस, यानी यहाँ का ये माइनस हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस जो है माइनस को रिप्लेस करता है, माइनस माइनस को रिप्लेस करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3O। ये देखो तो CH2, और यहाँ पर हमारे पास नीचे लिखो या सामने लिखो, क्या हो गया, CH3। और ये क्लोरीन जो रिप्लेस होगा यहाँ पर जाकर अटैच होगा, तो पहले से MgCl है, एक और आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये MgCl2 माइनस में, मतलब ये प्रोडक्ट का पार्ट है। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है, फिर से देख लो। CH3 जो है यहाँ पर निगेटिव है क्योंकि मैग्नीशियम इसके साथ है, निगेटिव निगेटिव को रिप्लेस करेगा, आपका बन गया CH3O CH2 CH3। और ये क्लोरीन MgCl के साथ, चूँकि जो पॉजिटिव पार्ट है उसके साथ अटैच होगा, तो बन जाएगा MgCl2। अगर यहाँ आयोडीन होता तो बन जाता MgClI, उसका नाम होता आयोडो मैग्नीशियम क्लोराइड। एक को पीछे कर देते हैं, या क्लोरो मैग्नीशियम आयोडाइड। इज दैट क्लियर? तो खैर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ध्यान ये रखना है कि इस तरह के फॉर्मेशन से भी ईथर बनता है। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, या इन IUPAC इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी ईथेन। क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी ईथेन। क्या बताया था IUPAC में कि अगर कार्बन का चैन ज़्यादा वाला हो उसको PC में सेलेक्ट करेंगे, इसको PC में सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा इथेन, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। तो खैर IUPAC कॉमन। ये है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। किसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, RMgX के फॉर्म में है। ठीक है, बहुत आसान है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे वेन। ठीक है, अल्फा हेलो ईथर्स, अल्फा हेलो ईथर्स। ठीक है, रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, इट फॉर्म ईथर सिंपल ऑन हीटिंग। ये गर्म करने पर क्या बनाता है, ईथर बनाता है। ठीक है, इन हिंदी इसको क्या लिखेंगे, जब अल्फा हेलो ईथर्स, जब अल्फा हेलो ईथर्स को, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसका फॉर्मूला होता है RMgX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX के साथ गर्म करते हैं, तब यह ईथर का निर्माण करता है। दैट्स इट। देखो थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाता। थ्योरी में मेन कॉन्सेप्ट क्या किया जाता है कि रिएक्टेंट को और बनने वाले प्रोडक्ट को लिखा जाता है। मेन जो आपका एग्जामिनेशन में मार्क्स है वो मिलेगा किस पर, रिएक्शन पे। तो रिएक्शन पे ध्यान रखना है, ये है अल्फ़ा। आप इसमें एक और एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ध्यान रखना है अल्फ़ा हाइड्रोजन, बार बार बोल रहे हैं कि अल्फ़ा हाइलो ईथर्स क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन पर। जैसे मान लेते एक और ईथर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। ईथर के लिए दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, हम ले लिए दोनों तरफ कार्बन। ठीक है, अल्फ़ा इसमें किसको बोलेंगे, इसको अल्फ़ा बोलेंगे या तो इसको अल्फ़ा बोलेंगे। हम क्या करते, चलो इस बार इधर इस अल्फ़ा के पास पुट कर देते हैं क्या, Cl पुट कर देते हैं। ठीक है,
और गिलिगिनार्ड कर्व का फॉर्मूला क्या होता है RMgx। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं CH3Mgi पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं CH3Mgi और इसको हिट कर देते हैं, क्या बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है ये जो निगेटिव चार्ज है इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, दैट्स इट, नथिंग यहाँ पे कुछ है। यानी आपको सारा का सारा टर्म ऐसे लिखना, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये रिप्लेस कर देता है तो क्या हो जाएगा CH3CH नहीं, ये हो जाएगा CH ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा O। इस पूरे टर्म को देखो तो ऐसे लिख दें C2H5, क्या लिख दिए C2H5, यानी इसको रिप्लेस कर दिया। अब हमारा नेमिंग इसका क्या हो जाएगा इथॉक्सी 1 2 3, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। और देखो तो 1 2 3 यानी 2 कार्बन पर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 इथॉक्सी प्रोपेन, IUPAC में लिखेंगे 2 इथॉक्सी प्रोपेन। या आप इसका कॉमन नेमिंग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, कॉमन नेमिंग क्या लिखेंगे इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो ये सब प्रैक्टिस करने की चीज़ है। अब देखो यहाँ पर बाहर क्या निकलेगा MgI था और यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस होगा तो ये बन जाएगा आपका MgICl, क्या निकलेगा MgICl, जिसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा क्लोरो मैग्नीशियम आयोडाइड, क्या हो जाएगा क्लोरो मैग्नीशियम आयोडाइड। एक को पीछे कर देना है, ठीक है, क्लोरो को पीछे कर दिया मैग्नीशियम आयोडाइड, दैट्स इट। ये है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम गिलिगिनार्ड रीजन। तो इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा पढ़ना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं आता उसको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उसको साइड कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विक जल्दी से। अभी तक जो पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसका आप अच्छे से स्टडी करोगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, यानी ईथर के भौतिक गुण। ठीक है, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे, इससे भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछता है। तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसको समझते हैं। प्रीवियस टॉपिक में भी हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल बताए थे, तो खैर अभी डिस्कशन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है किसी सब्सटेंस का एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ एट रूम टेम्परेचर। जैसे हम कह दें कि यह स्केच पेन अगर सॉलिड है तो हमारे चारों तरफ के टेम्परेचर पर ये सॉलिड है, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड है। अगर हम टेम्परेचर लेके चले जाते हैं 50 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तो ये मेल्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट हम लोग शो करते हैं NTP पर, ठीक है, किस पर शो करते हैं NTP, नॉर्मल टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं 1 atm। हमारे चारों तरफ गैस जो है वो हमारे ऊपर एक प्रेशर अप्लाइड करता है जिसको हम नॉर्मल मानते हैं 1 atm, ये हमेशा रहेगा। तो NTP पर किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये आपको क्या करना है, अंडरस्टूड करना है और अपने प्राइवेट पब्लिकेशन NCERT जो भी आपके पास जिस राइटर का भी बुक हो उसमें पढ़ना है और ख़ुद से इसका नोट्स बनाना है। ठीक है, ये आप बना सकते हो या हमारी प्रीवियस वीडियो में भी देखोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा। थियोरेटिकल टॉपिक है तो हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या होगा, तो याद कीजिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे कि एलिफैटिक में C1 से C3 तक जनरली जो कोई भी ऑर्गेनिक होता है वो किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद C4 से C20 तक किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा और C20 से ऊपर जो है वो किस तरह से होगा, वैक्सी सॉलिड होगा। ये जो हम आपको ट्रिक बताया है ये अप्रॉक्सीमेट आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कि लोअर मेंबर ऑफ ईथर जो होता है यानी मिथाइल इथाइल ईथर डाई मिथाइल ईथर, ये जो लोअर मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। तो हम कह सकते हैं लोअर मेंबर्स ऑफ ईथर आर गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एंड देयर फिजिकल स्टेट turn into liquid up to C4 to C20 atomic number of ethers, atomic number of carbons of ether, यानी जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा हो वो किस फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। और जो बहुत ज़्यादा कार्बन वाले ईथर्स हैं, हाइयर ईथर जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्या होगा, वैक्सी सॉलिड होगा। तो ये है आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो या प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करते हो, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हो तो फिजिकल स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है,
सेकेंड हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी लिक्विड सबस्टांस का एक टेम्परेचर होता है जिस पर वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन ही करते हैं कि दी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इन विच एनी लिक्विड सबस्टांस स्टार्ट टू बॉयल। ठीक है, जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में है ईथर, इसका भी तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जनरली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है। अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के पास कोई हाइड्रोजन एटम होता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता। लेकिन ये आइसोमेरिक फॉर्म है एल्कोहल का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर मेंबर का हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कंपेरिजन टू एल्कोहल लो होगा। ठीक है, इसका जो होता है आपको बता दें, इथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्सीमेट सिमिलर होता है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा एल्कोहल के कंपेयर इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू अब्सेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन दी एल्कोहल्स। एल्कोहल्स इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। हाइड्रोजन आबंध की कमी के कारण एल्कोहल का क्वथनांक हाइड्रोजन आबंध की अनुपस्थिति के कारण ईथर का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है। और जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा इसका क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है डिसॉल्विंग कैपेसिटी। तो आपको बता दें कि ये आइसोमेरिक फॉर्म है ईथर का, तो सॉल्युबल होगा, लेकिन ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा इसका सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो लोअर मेंबर ऑफ ईथर होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, हायर मेंबर जो होते हैं ईथर्स वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। एरोमेटिक ईथर भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि एरोमेटिक ईथर में कार्बन एटलीस्ट 6 से स्टार्ट ही होगा। और आपको बता दें कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बढ़ता है तो उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। तो एरोमेटिक ईथर का भी सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी में बहुत आसान है, लोअर मेंबर्स ऑफ ईथर आर सॉल्युबल इन वाटर बट solubility decreases with the increases of carbon number in ethers। solubility क्या करता है, डिक्रीज करता है। इन हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि भाई ईथर जो होता है कम कार्बन वाले ईथर्स जल में घुलते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा इसका विलयता क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो ये सब आप रीडिंग भी करोगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है पोलर नेचर, इसको थोड़ा समझना है। पोलर नेचर होता है ईथर के पास प्रेजेंट होता है दोनों तरफ कार्बन। जो सी बॉन्ड ओ जो होता है पोलर नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ हाइड्रोजन होता तो इसका पोलर नेचर काफ़ी स्ट्रांग होता। तो हम कह सकते हैं कि ईथर भी क्या होता है, ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सी बॉन्ड ओ, बट इट इज़ लेस सॉल्युबल देन एल्कोहल। ये एल्कोहल से बट इट इज़ लेस पोलर नेचर देन एल्कोहल। ये एल्कोहल से कम पोलर नेचर का होता है, ठीक है। तो ये सब आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से रीडिंग करके लिख सकते हो। ये सब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, ईथर्स, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग इसको क्या करोगे, थोड़ा सा रीडिंग करोगे और रीडिंग करने के बाद इसको लिखोगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विक। इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है और पढ़कर लिखना है। क्विक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अभी तुरंत इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी डिस्कशन किए उसमें आपको कुछ कुछ क्लू और हिंट्स दे देते हैं। आप लिख सकते हो क्या, फिजिकल स्टेट में क्या बताए थे कि लोअर मेंबर जो ईथर होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो आप सीधे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिख सकते हो लोअर मेंबर ऑफ ईथर्स are gas at NTP while higher members are liquid। हायर मेंबर्स आर लिक्विड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। एक और चीज़, ईथर में एक अपना स्मेल होता है और उस स्मेल से ईथर को पहचाना जाता है। तो जिस स्मेल से किसी सबस्टांस को पहचाना जाता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, ठीक है। तो ईथर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है।
बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुके हैं। और बॉइलिंग पॉइंट सीधी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ अटैच हो तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, अदरवाइज ये सिर्फ कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ कार्बन अटैच है, यही ना ईथर का फॉर्मूला, यहाँ आर हो जाता है, यहाँ आर हो जाता है, यानी हाइड्रोजन आबंध नहीं है। तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो सीधे लिखेंगे क्या, लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना कंपेयर किससे करना है, एल्कोहल से। ऐसे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता ही है ज़्यादा, लेकिन कंपेयर किससे करना है, एल्कोहल से करना है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है मास उसका बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन जब भी बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ एल्कोहल से तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा। इज दैट क्लियर। सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में आपको बता दें कि हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंटेशन के कारण जो होता है ऑर्गेनिक वाटर में सॉल्युबल होता है। दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं हमारे पास, एक वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक, और एक होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें आता है आपका बेंजीन, ईथर, CCl4 समथिंग। तो ईथर चूँकि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में तो डिजॉल्व होगा, लेकिन ईथर्स के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन एक ईथर का लोअर मेंबर है मिथॉक्सी मीथेन, CH3OCH3, जो फंक्शनल आइसोमर है C2H5OH का। और ये एल्कोहल का ऐसा मेंबर है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल होता है वाटर में, और इसका आइसोमेरिक फॉर्म ये है तो ये भी सॉल्युबल होगा। यानी हम बात कर ले सीधी बात, लोअर मेंबर ऑफ ईथर जो होता है वो लेस सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में कम घुलता है। लेकिन हाइयर मेंबर जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं क्या, लोअर मेंबर्स of ether are less soluble in water but higher members are not soluble in water, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और ये ऑर्गेनिक में ऑलरेडी सॉल्वेंट होंगे, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब हो गया लाइक बेंजीन, CCl4, ईथर, ETC। ठीक है, इन सब में सॉल्युबल होगा। ईथर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में तो सॉल्युबल होगा ही। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है पोलर नेचर। देखो पोलर नेचर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला नेचर। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है अभी भी। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो इसका पोलरिटी और स्ट्रांग होता। तो लोन पेयर के कारण ये जो होता है पार्शियली जो होता है पोलर नेचर का होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम एल्कोहल से कंपेयर करें तो इसका पोलरिटी नेचर जो होता है लो होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पोलर नेचर के बारे में, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन oxygen atoms, ethers are less polar nature than the alcohols। तो ये पोलर नेचर का होता है। ठीक है, लेकिन सफिशिएंट पोलर नेचर का होता है
एवरेज पोलर नेचर का होता है, अल्कोहल से बहुत कम होता है। तो ये सब है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप इसको हिंदी में भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं भाई कि ईथर के कम कार्बन वाले सदस्य। ध्यान दीजिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग का शिकायत रहता है कि सर हमको हिंदी में बिल्कुल नहीं समझाते हैं, तो हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, मैटर अंडरस्टैंडिंग है। आप इसको ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो लोअर मेंबर का मतलब होता है न्यूनतम सदस्य जो ईथर के होते हैं वो गैस होते हैं सामान्य ताप और दाब पर, ठीक है। और हायर मेंबर मतलब ज़्यादा कार्बन वाले ईथर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। एक और चीज़, इनके पास विशेष गंध होती है। विशेष गंध का मतलब होता है जिससे उसको पहचाना जाता है, इसलिए इसे इथेरियल गंध के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पहचाना जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बहुत आसान है, आप पहले से भी जानते हो कि भाई बॉइलिंग पॉइंट एक तापमान है जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू करता है, तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन ईथर के पास हाइड्रोजन आबंध की कमी होती है जिसके कारण इनका क्वथनांक कम होता है तुलनात्मक रूप से अल्कोहल से, यानी अल्कोहल से तुलनात्मक रूप से ईथर का क्वथनांक कम होता है हाइड्रोजन आबंध के अभाव के कारण, ठीक है। आप यहाँ ऐसे दिखा सकते हो ROR, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हो कि भाई यहाँ पर H बॉन्ड जो है क्या है, ऑब्सेंट है, ठीक है। वही अगर हम बात करें अल्कोहल का, तो यहाँ पर क्या है, H बॉन्ड जो है प्रेजेंट है, खिचड़ी पक गया। लेकिन आप दिखा सकते हो इस तरह से बनाकर कि भाई अल्कोहल के पास H बॉन्ड है इसलिए इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, इसके पास नहीं है इसका क्वथनांक कम होता है। H बॉन्ड की बात करें तो फिर से बता देते हैं, हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मकता तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अगर जुड़ा है तभी वो H बॉन्ड है, नहीं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड है, एक सहसंयोजक बॉन्ड है। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी मतलब होता है घुलना, और हम लोग सॉलिबिलिटी दो तरह का चेक करते हैं, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक लाइक बेंजीन CCl4, तो खैर ईथर खुद ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में तो डिजॉल्व होगा ही, लेकिन ये वाटर में डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड करेगा H बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोअर मेंबर्स ऑफ ईथर आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। अगर आपसे पूछा जाए क्यों भाई, तो ये आइसोमेरिक होता है अल्कोहल्स का, बट हाइयर मेंबर्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब हाइयर मेंबर भी अल्कोहल का आइसोमेरिक होता है, लेकिन उसके पास कार्बन का नंबर ज़्यादा होता है, और कार्बन जो होता है वो वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए रोकता है, उसको रजिस्ट करता है, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि सर हाइयर मेंबर भी ईथर जो है वो अल्कोहल का आइसोमेरिक तो होगा ही होगा, किसी न किसी अल्कोहल का होगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे ज़्यादा होता है वो क्या करता है, O की पोलर नेचर को चारों तरफ से घेर लेता है और डिसॉल्विंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है। याद कीजिए अल्कोहल में भी हम पढ़ाए थे कि हाइयर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल जो होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है वो भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन OH के पोलर नेचर को क्या करता है, चारों तरफ से रोक देता है, ठीक है, तो नहीं डिसॉल्व होता है। सेम नेचर। उसके बाद है पोलर नेचर, इसके बारे में बता चुके हैं कि पोलर नेचर क्या होता है भाई, इसको हिंदी में समझ लेते हैं। ऑक्सीजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इसका नेचर जो होता है ध्रुवीय होता है और अल्कोहल से कम होता है। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विक, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स, यानी ईथर्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में होता है हम मॉलिक्यूल्स के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, खास करके उस मॉलिक्यूल्स को जो फंक्शनल ग्रुप के सेंटर पर हो, ठीक है। तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ईथर का फॉर्मूला यही होता है ना, ROR-, ठीक है। ये जो है काफ़ी सिमिलरिटी दर्शाता है अल्कोहल से, R बॉन्ड O बॉन्ड H, और अल्कोहल का सिमिलरिटी होता है वाटर से। यानी हम सीधी बात कर सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से मैच करेगा अल्कोहल, मैच करेगा कौन, ईथर, ठीक है। और वाटर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बेंट होता है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन होता है ऐसे और इस तरह से प्रेजेंट होता है H, और यहाँ पर होता है H। तो हम ईथर के लिए क्या यूज़ करेंगे, R और R' यूज़ करेंगे, वेरी सिंपल। और ऑक्सीजन के पास टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में से ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुका है, तो अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। तो इसके पास 2 लोन पेयर है। लोन पेयर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर
इलेक्ट्रॉन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट से इस लोन पेयर का आप केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे कि लोन पेयर के प्रेजेंटेशन के कारण ही जो है ये बेस से एसिड से रिएक्शन कर लेता है, मतलब ये लिटिल बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ये क्या शो करेगा, sp3 हाइब्रिडाइज। क्यों? क्योंकि ये जो है 2 बॉन्ड शेयर करके बनाता है और 4 इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आपको बताए होंगे हम, उस हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूला पे आप पुट करोगे तो ऑक्सीजन का आएगा sp3 हाइब्रिडाइज। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कार्बन है, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक साइज बड़ा होता है जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, अबाउट 111.7 डिग्री सेल्सियस सॉरी डिग्री के आसपास होता है। एल्कोहल में आप पढ़े होंगे 109.5, वाटर में और कम होता है। तो ईथर का ये होता है बॉन्ड एंगल। ये जो कार्बन से अटैच है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, sp3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 2 लोन पेयर्स, बॉन्ड एंगल। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसको, उसमें प्रेजेंट एटम्स को रिप्रेजेंट करना कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयर आर 2 अल्काइल, और यहाँ रिंग भी हो सकता है, एरिल ग्रुप आर अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम्स बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड with angle of 101.7 degree and oxygen so sp3 hybridization of bent structure like water। इसके स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसके स्ट्रक्चर का नाम है बेंट। ठीक है, मुड़ी हुई बोलते हैं इसको हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं, मुड़ी हुई। तो खैर ये सिंपल सा बात है, ये आपको ऐसे भी याद रखना होगा। तो कहने का मतलब है कि जो दोनों अल्काइल ग्रुप होता है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, जिसको सिग्मा बॉन्ड भी हम बोल सकते हैं। बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री 111.7 डिग्री। 2 लोन पेयर होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में क्या लिख सकते हैं भाई, ईथर में 2 अल्काइल या एरिल समूह, ठीक है, एकल आबंध जिसको सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, द्वारा 111.7 डिग्री आबंध कोण बनाकर जुड़ा होता है। इसमें ऑक्सीजन sp3 प्रसंकरण बनाकर मुड़ी हुई, जिसको हम बोले थे क्या, बेंट संरचना बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर है। लोन पेयर पे नज़र रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ईथर की संरचना किससे मिलती जुलती है भाई, तो वाटर से या फिर एल्कोहल से। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे का आइसोमेरिक है। आइसोमेरिक का मतलब ही होता है मॉलिक्यूल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। तो लगभग आइसोमेरिक है, तो दोनों का सेम मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन होगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया संरचना ईथर का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगले टॉपिक्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इसके बाद ईथर हो जाएगा कंप्लीट, हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। लेकिन आप लोग का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब तक घर पर बने रहिए, पढ़िए और सुरक्षित रहिए अपने परिवार के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।